अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरीके से भारत को नाको चने चबवाए हैं, जिस तरीके से दलेराना फैसले किए गए हैं आर्मी चीफ की जानिब से, अब उनके लिए तो पूरी कौम की जानिब से यौम तशक्कुर भी मनाया गया, जगह जगह रैलियां भी निकाली गई, उनको अप्रिशिएट किया गया हर लेवल पर, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। अब आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे की मंजूरी दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर ममलिकत से मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद उन्होंने उनके सौदे की मंजूरी दे दी, जिस पर आर्मी चीफ की जानिब से शुक्र अदा किया गया है। उन्होंने कहा ये कौम की एक अमानत है और जिस तरीके से मैं आवाम को सर्व कर सकता हूं मैं करूंगा, और इसी तरीके से जो है वो कामयाबियां हम कोशिशें पुरअमन पाकिस्तान को बनाने के लिए करते रहेंगे। एक अच्छा खुशाइन काम है, एक अच्छा बात है। वैसे तो ये ऑर्डिनरी एक होता है जो ओहदा जो उन्हें दिया गया है, जिससे उन्हें नवाजा गया है, बट स्टिल जितनी बड़ी कामयाबी उन्होंने समेटी है मई 2025 के अंदर 10 में, वो आई थिंक वो सिर्फ ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है। और अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको हर कोई पहचानता है, कोई जानता है, उनकी दलेराना फैसलों को बारे में सब जानते हैं। किस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी इस ऑपरेशन को, कमांड को लीड किया, किस तरीके से पाक फजाइया के जो एयर चीफ थे उन्होंने मिलकर ये पूरे का पूरा ऑपरेशन किया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बगैर कोई नुकसान के हमने कामयाबी समेटी है। तो ये फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की है तो एक बड़ा एक ऑर्डिनरी सा एक एजाज है, लेकिन जो रियलिटी में जो उन्होंने कट छोड़ा है आई थिंक वो बहुत हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से ये फैसला और एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है जिसके बाद ये पूरी जंग हमने जो जीती है। तो यही से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब क्या कहेंगे, फील्ड मार्शल के ओहदे पर जो तरक्की दे दी गई है आर्मी चीफ को, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है और फिर वही प्रॉमिसिंग जो वादे और बातें थी वो तो की गई हैं, लेकिन ये अगर अवाम को मतलब बनाने के लिए ये ओहदा, फिर इसकी क्या मजीद एडिशनल जिम्मेदारियां क्या होंगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा एजाज है। वैसे तो फौज के अंदर आपको पता है कि 4 स्टार जो जनरल होता है वो सबसे सुपीरियर समझा जाता है और उनमें से ही एक साहब होते हैं जो आर्मी चीफ बनते हैं जी। तो ये रैंक की वजह से वो 5 स्टार जनरल बन जाता है और वो सबसे सीनियर और सबसे सुपीरियर बन जाता है और ये एक बहुत बड़ा एजाज है। और इसमें फिजा सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ये दूसरे आर्मी चीफ हैं जिनको ये एजाज मिला जनरल अयूब के बाद जी। लेकिन देखना यह है कि जनरल अयूब साहब ने क्या किया और आसिम मुनीर साहब ने क्या किया। आसिम मुनीर साहब ने एक ऐसी तारीख बना दी है कि जिस पे बहुत लोग बातें करते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया का रुख बदल दिया, उन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। लोग मुताले पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख पढ़ते थे, उन्होंने सबके सामने एक तारीख लिख दी। नौजवान नस्ल ने अपनी आंखों के सामने विटनेस की। और ये ऐसी जंग है जो अवाम की बराह रास्त निगरानी में लड़ी गई और डिजिटल दौर था। पूरी दुनिया ने इसको विटनेस किया, पूरी दुनिया ने इसको देखा। और आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है, सिपह सलार है, उन्होंने एक ऐसी तारीख रकम की कि ये एजाज सिर्फ उनका एजाज नहीं है, ये पूरी कौम का एजाज है जी। ये पाकिस्तान की सारी फोर्सेस का, शोहदा का, गाजियों का, सबका एजाज है। उनकी जो जंगी बसीरत थी, जो हिकमत अमली थी, जो उनका एक्शन था, उस सब ने ये साबित किया कि वो एक कमाल किस्म का सिपह सलार है और एक ऐसा फैसला लेने वाला शख्स है जिसके बर वक्त फैसले ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत दी। लेकिन इसमें यह भी हमें याद रखना होगा कि अल्लाह जिसको इज्जत देता है और जिसको जिल्लत देता है, अल्लाह मियां के हाथ में ये सारी चीजें हैं ना। एक वक्त था कि कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, उनको आर्मी चीफ बनने के रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो बन गए। फिर उसके बाद भी कई तरह की साजिशें हुई, इसके बावजूद उन्होंने प्रोफेल किया, वो आर्मी चीफ बने। आर्मी चीफ बनने के बाद कहा गया कि ये बहुत ही अनपॉपुलर है। फिर कई तरह की बातें की, एक पूरी कैंपेन चलाई गई, लेकिन उनकी नीयत ठीक थी। अल्लाह मियां उनसे कोई काम लेना चाह रहा था और आज उनका ये रूप है कि हर शख्स उसके लिए पोस्ट लगा रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, और उनकी तारीफ कर रहा है और वो लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं जो उनके खिलाफ जुलूस निकाला करते थे और उनके खिलाफ पोस्टर लगाया करते थे। आज मैं देख रहा हूँ पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। मुझे यूएसए से कॉल्स आ रही हैं, कहीं से कॉल रही है कि जी वो हमारे टिकट सिलवा देना। बड़े बड़े लोग, यकीन करें,
اور وہ لوگ تھے جو کبھی تنقید کیا کرتے تھے اپنی محفلوں میں بیٹھ کے کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا، یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا. تو دیکھیں وہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، ڈائریکشن ان کی ٹھیک تھی، اور آج اللہ میاں نے اس کا ٹھیک ہو گیا، ایک رزلٹ دے دیا. اور یہ اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کا، ساری قوم کا اعزاز. آف کورس یہ دیٹس اے ہسٹری، فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے. آپ نے اور ایک چیز جاتے جاتے جو آپ نے فائنلی پوچھی تھی کہ اس کا وہ کیا ہوگا، میں نے جو پڑھا ہے اس میں اعزاز تو ان کو مل گیا، یہ بیسیکلی آنریری ٹائپ ایک اعزاز ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ ریاست کے معاملے میں حکومت کو مشورے دے سکتے ہیں. اب وہ اپ گریڈ ہو گئے پریکٹیکلی، لیگلی اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ مختلف ایشوز پہ وہ مشورے دے سکتے ہیں. صاحب جنرل ایوب کی جب انہوں نے بات کی تو وہ خود صدر تھے اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کر کے منظوری دے دی. یہ تو ایک آپریشن، ایک جنگ کی صورتحال تھی. آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد پھر صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے ایک جمہوری طریقے سے ان کو یہ ایک عہدہ دیا گیا ہے. تو یہ ہسٹری میں آئی تھنک دس از اے ویری فرسٹ ٹائم جب ایسا ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کو اس طرح سے عہدے پہ فائز کیا. ظاہر ہے وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کی تجویز پہ منظوری دی ہے جی، اور پھر انہیں کیا کہتے ہیں فیلڈ مارشل کا دیا گیا اعزاز. یہ ایک بذات خود ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت داخلی، اندرونی اور بیرونی محاذوں پہ آلموسٹ حالت جنگ میں ہے. پھر سیاسی استحکام بھی ہمارا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے. تو اب جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں، اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ ان چیلنجز کو ضرور نبرد آزما بھی ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ارے واہ، جس سے دل لالا کو میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ارے واہ. تو اب آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کے سامنے، بلکہ فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے اب بڑے میدان ہیں، بڑے چیلنجز ہیں، اور میں تو یہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے پاکستان میں جو پاکستان کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود کرے، اور ان کی موجودگی میں پاکستان میں سیاسی استحکام آئے اور پاکستانی ایک مضبوط جمہوریت کے اندر آگے بڑھے. میری یہ دعا ہے، کیونکہ یہ بڑا ایک سنہری موقع ہے پاکستان کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے تجربے سے، اپنے اب یہ دیکھیں تجربے کے علاوہ ان کا پازیٹیوٹی کا ایک جو رویہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کا تمام سیاسی پارٹیز کو فری ہینڈ دینا کہ آپ کریں، اور بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں. ان کا ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ وی آر ناٹ اے پولیٹیکل پرسنالٹیز، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا شروع سے نا ایک جیسچر بڑا پازیٹیو سا رہا ہے. ہاں جی، اور اب تو یہ بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ اس جیسچر کو یقینی بنا لیا جائے، کیونکہ پاکستان اب ایک ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے اور ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عظیم موقع ہے جنرل عاصم صاحب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان کے مسائل حل کرنے کی توفیق دے. میری تو ڈھیر ساری دعائیں ہیں ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، اور مطلب مبارکبادیں بھی ہیں، نہ صرف دعائیں بلکہ مبارکبادیں بھی ہیں. چاہے یہ ایک عزت اور توقیر والا عہدہ ہے، لیکن ہمارے ہسٹری میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی مطلب ایسے شخص کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے. ورنہ اس سے پہلے جنرل ایوب نے خود کو جب فیلڈ مارشل بنایا تھا تو وہ کوئی جنگ نہیں انہوں نے جیتی تھی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں انہوں نے کیا تھا جس کے بعد یہ انہیں دیا. پولیٹیکلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے ایکسپٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہتی کہ ان کو اتنی عزت ملے، یا وہ ان کا امیج جو ہے وہ عوام میں بہت اچھا ہو جائے. دیکھیے سر، یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جس ٹائمنگ پہ یہ فیصلہ ہوا ہے، اس ٹائمنگ پہ کوئی بھی شخص اگر بات کرے گا تو وہ خود پٹ جائے گا. اچھا، عوام کی نظر میں وہ خود ذلیل ہو جائے گا، اور ماضی کے اندر بہت سارے لوگ ہوئے بھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈیسیژن کی کوئی شخص مخالفت کرے گا. کیبنٹ نے تو اس کی اپروول دے دی. اس کا مطلب ہے کہ جو کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے تو اس میں کافی ساری پارٹیز ہیں، وہ تو کلیئر ہو گئی. اب ایک ہی پارٹی رہ جاتی ہے پیچھے، وہ ہے پی ٹی اے.
PTI का भी इस पे कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया कि उनको ये इस मामले में कोई बड़ी बात वो करे। तो मेरा ख्याल है कि अक्लमंदी का तकाजा तो यही है और समझदारी की बात भी यही है। नहीं हो सकता है कि इसके लिए भी नवाज शरीफ ने सजेशन दी हो और उनका नाम आ जाए कल को अज़मा बुखारी कोई ऐसी बात अच्छा, करें। मुबारकबाद का मैसेज मरियम साहबा की तरफ से आया, उससे तो आया, हाँ। लेकिन बड़े मियाँ साहब की तरफ से नहीं आया। वो राना साहब का जो एरिया है वो बेहतर बताएंगे, उनका राब्ता रहता है। तो मरियम साहबा ने अलबत्ता मुबारक दी है और शहबाज शरीफ साहब ने मुबारक दी है और इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अभी राना साहब ने भी मुबारकबाद दी, आपने दी है मुबारकबाद? जी जी, मैं क्यों नहीं दूंगा, बल्कि मैंने तो प्रोग्राम में मुबारकबाद दी है। दूसरे ये कि अलीमा खान ने भी आज मुबारकबाद दी है, वेरी पॉजिटिव साइन। यस, मामला ही ऐसा है, इसमें कोई भी तनकीद क्या कहते हैं, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आए हैं इमरान खान से मिलके, तो इमरान खान ने भी जो आज पॉजिटिव वो दिया है पाक फौज के लिए, एक अच्छा, उनके बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्होंने इमरान खान ने पाक फौज के लिए भी और तारीफ की है। तो मेरा ख्याल है कि ये शुभ शुभ सारा कुछ हो रहा है, तो अच्छी बात है। और ये मामला, सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए, ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, हिस्सा नहीं बनना चाहिए बल्कि ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, सिलसिला कैसे है, वो फील्ड मार्शल तो बन गया, अब आगे अभी जंग के खतरात चले, अल्लाह ना करे वैसे अब जंग हो, मेरा लेकिन सीज फायर के लिए तो अभी सिर्फ आई थिंक 24 मई तक की डेट है अभी हॉटलाइन के मुताबिक। फिजा मुझे नहीं लगता कि जंग होगी। भारत मोदी कुछ ना कुछ कर तो पोजीशन में सकता नहीं है। ख्वाहिश होना अपनी जगह, जुनूनियत होना अपनी जगह, मोदी का प्लान होना अपनी जगह, सियासी रिवाइवल अपनी जगह, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन जंग करना इट्सेल्फ एक अलग से एक सब्जेक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका भी उस तरह ऑल आउट नहीं जा रहा उसके हक में, इजराइल भी थोड़ा सा रिजर्व लग रहा है मुझे, बाकी उनके साथ कोई है नहीं। रशिया इंडिपेंडेंट अपनी एक राय रखता है, चाइना हमारे साथ है, बांग्लादेश हमारे साथ है। अब तो ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जो है वो सामने आ गया है, राइट। और ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे तकसीम हुए पूरे बांग्लादेश के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स ने तकसीम किए, जिसमें भारत की 7 रियासतों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। ओके। और वो एक ऐसा नया चैप्टर खुला है जिसको चाइना भी सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान भी किसी हद तक कर रहा है। अभी ये जो तो ये एक मोदी के लिए बहुत बड़ा नया चैलेंज बन गया। फेयर इनफ। एक चैलेंज ये भी है ना, चाइना जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, और फिर अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर वो भी वही है, तो ये क्या कोई जंग के पेश नजर ही ये तीनों चाइना में? नहीं, आज वो इत्तेफाक हो गया कि दोनों ममालिक अपनी फौजें पुराने वाले उस पे ले जाएंगे, यस, यानी बॉर्डर से पीछे ले जाएंगे, हालत जंग के उससे बाहर निकल आएंगी। तो जंग का तो खैर इम्कान नहीं, लेकिन जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है ना, उनकी जानिब से जो मुसलसल आ रहा है वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ, अभी वो है। इसका मतलब है कि उनके अंदर जो चीजें हैं वो अभी मौजूद हैं और वो उन चीजों को लेके, इस शिकस्त को लेके अभी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जो उनको अपने मुल्क से रद्द अमल आया ना वो बड़ा खौफनाक आया। यस, और बहुत बुरा आया। हाँ, इवन ये कि जो मीडिया चीख के ये कह रहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो फारिग हो गए, वजीर आजम गिरफ्तार हो गए, ये हो गया। अब वो मीडिया इतना शर्मिंदा है कि वो अपनी चीज को डिफेंड नहीं कर पा रहा। दूसरी जानिब जो अब उनकी अपोजिशन है वो, उसको एक मौका मिल गया है मोदी के खिलाफ ये सारा कुछ करने का। yes. तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे अभी मैं इस बात से जुड़ी हुई है कि देखिए, मेरी बतौर सहाफी एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है कि हमने इस जंग में एक्चुअली इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को हराया है। अमेरिका, इसराइल, फ्रांस, ये एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है और हमने इसको हराया है। तो इसके बाद हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यस यस, ठीक है, हमने बड़े लोगों को नाराज कर और मैं जो आर्मी चीफ साहब के हवाले से पहले बात की थी, अब फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि अब उनके सामने चैलेंजेस डिफरेंट हैं। उन चैलेंजेस का जो स्कोप है वो भी बहुत बड़ा हो गया है। यस, ठीक है, तो इसमें अब जरूरत इसी बात की है कि हम एक कौम के तौर पे खुद को तैयार करें और आने वाला जो वक्त है उसके उन तमाम चैलेंजेस को, खतरात को सामने रख के अपना लाइन ऑफ एक्शन पहले से बनाएं,
अपनी सफ़ें दुरुस्त करें बहुत और जरूरी फिर हम चीजों को कर सकते हैं, जो मेरे राय है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने राणा साहब उठाया है, लेकिन फिर भी जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पे मुबारकबाद। हम तो यही कहेंगे आगे व्हाट नेक्स्ट, ये तो अब इंडिया की चाल देखते हुए अंदाजा होगा। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जंग के हवाले से को किसने बयान दिया, किसने बयान नहीं दिया, इस पर तकरीबन तमाम ही मीडिया में जो है वो गुफ्तगू होती रही है और बार बार यही नाम आया कि क्यों नवाज शरीफ ने मोदी का या इंडिया का नाम नहीं लिया और नाम लेकर तनकीद नहीं किया। अब उसके ऊपर फैसल वावडा, सेनेटर फैसल वावडा साहब ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि ये दोनों के बारे में, मरियम नवाज के बारे में भी और नवाज शरीफ के बारे में भी, कि आखिर पूरी कौम जानना चाहती है ये मुजरिमाना खामोशी है, क्यों खामोश नहीं है, क्या वजह बनी है। और फिर उन्होंने अनपढ़ और जाहिल और इस तरह की गुफ्तगू की है। अच्छा, इसके रिपोर्टर में जो है अजमा बुखारी साहिबा, उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, फिर उन्होंने कहा कौन फैसल वावडा, मैं नहीं जानती वो कौन है, ये तो बीमार जहनी मरीज शख्स है। मतलब इस हद तक ये टसल चल रही है पंजाब गवर्नमेंट के साथ, एक सेनेटर की और एक मिनिस्टर की। जरा दोनों की गुफ्तगू जरा आप मुलाहिजा करें। वाडा साहब वैसे तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन पहली बार उनको कोई टक्कर के जवाब देने के लिए अजमा साहब आई हैं। क्यों राज साहब? एनी कमेंट? मैं तो दोबारा इन दोनों की बातें रिपीट भी नहीं करना चाहती, इवन क्वेश्चन के लिए भी। दोनों की गुफ्तगू आपने भी सुनी, ऑडियंस ने भी सुनी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरा ख्याल है इन बातों पे आम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इन बातों का कोई ताल्लुक ना पाकिस्तान की कोई करें। सोशल मीडिया पर इस टाइम सोशल मीडिया के हद तक, चस्का लेने के हद तक तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि लोग इन सबको भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर को आवाम के लिए कुछ करने के लिए, अरबों खरबों रुपए लगते हैं इलेक्शंस के ऊपर, फिर ये लोग जाते हैं। ये लेजिस्लेटर हैं बेसिकली, इनको लेजिस्लेशन करनी चाहिए, कौन क्या है ये पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए, ये काम करें। इस तरह बैशिंग एक दूसरे के खिलाफ और इस तरह इल्जाम तराशी ना मेरे ख्याल अजमा की साइड पे होनी चाहिए, ना फैसल वाडा की साइड पे होनी चाहिए। अब तो हो गई है। मैं तो ज़ाहिर एक बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग एक एनालिस्ट, ये ख्वाहिश तो कर सकता हूँ ना। अलग बात है कि मैं कोई तेल अपने हाथ में हो तो उस पर डाला जाए। कुछ लोग ये काम भी कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो, लेकिन हो गया। अब अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो फैसल वाडा साहब के बारे में मशहूर है कि वो तब बोलते हैं जब बोलते हैं। क्या क्या क्या? जब वो बोलते हैं, वो तब बोलते हैं जब बोलते हैं। और उनके बोलने की एक अहमियत बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसलिए पे सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और एक न्यू सेंस उसमें से निकलती है। और वो उन्होंने जो बात की है वो तो डायरेक्टली नॉन लीग पे अटैक कर दिया ना जी। उन्होंने तो कोई बात ही नहीं लीडरशिप पे कि लीडरशिप पे ये अनपढ़ हैं, फलाने हैं, ये हैं, वो। और स्टाइल क्या है? स्टाइल है वो बादी पीटीआई वाला। वो भी ये कहता था कि ये पढ़े लिखे नहीं है, उसी स्टाइल में उसने ये कहा। और ऊपर से वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, वो मैं बेवतन है। अच्छा, ये दो बातें लोगों को हजम नहीं हो रही। दोनों बातें हुई है एक ही टाइम पे कि इमरान खान की एक तरफ वो सफाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ नून लीग के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना। अब अजमा बीबी ने उसका जवाब, जाहिर है वो स्पोक्समैन है पंजाब गवर्नमेंट की, लीडरशिप की, नून लीग की, उन्होंने जवाब तो देना था और उन्होंने टका के जवाब दिया। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इन सारी बातों के अंदर से कुछ निकल रहा है? क्या फैसल वाडा जो बात कर रहे हैं और जिसपे सारे हमारे सहाफती हलकों में, सोशल मीडिया के ऊपर सबके कान खड़े हुए हैं और सब लोग समझ रहे हैं कि फैसल वाडा साहब जो बोल रहे हैं इसके अंदर से कुछ कहानी निकलेगी। और कहानी ये है जो कहा जा रहा है, मैं इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, जो कह रहे हैं लोग वो ये है, लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिल रहा है और नून लीग शायद नुकरे लग रही है, तो फैसल वाडा साहब लॉन्च हो गए। अब ये सारी कहानी में सदाकत क्या है? अच्छा, वाडा साहब का अपना कोई बयान आया था जंग के दौरान, ये कोई मीडिया पर आके कोई अपना प्रेजेंस में? फैसल वाडा साहब हैं तो एक अस्करी नोयत के, एक तो बड़े ग्रेट किस्म के एनालिस्ट हैं, फौज के अदारों के साथ हमेशा खड़े होते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, और हैं तो वो दबंग आदमी। लेकिन आज अजमा साहिबा भी दबंग, उन्होंने कहा कि फील किया गया हर लेवल पे इन्होंने की लीडरशिप जो खामोश रही, पता नहीं कहाँ कहाँ फील किया गया, ये वाडा साहब भी बता सकते। ठीक हो गया, क्यों राणा साहब ने तो बड़ा ही महसूस होया वैसे। वो जब बोलते हैं मतलब सब वो ये कह रहे हैं, देखें वो कहता है कि बुरा ना मनाना लोगों मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा, कोई गल करे चित कन भी ना तरे, मैनू हर वेले चेता रहिंदा ढोलदा, मैं नहीं बोलदी मेरे च मेरा कौन? यार बोलदा, ठीक है ना।
तो वो जो भी बोल रहे हैं अस्करी नौयत के तज्जियाकार बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो जो एक वो है, लेकिन वावडा साहब की सियासी हैसियत क्या है? मुझे ये कोई बता दे कि उनकी हैसियत क्या है, वो कौन होते हैं? कभी वो कहते हैं कि जनाब मैं जजों के पगड़ियों को फुटबॉल बना के खेलूंगा, कभी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के ऊपर कोई बात कह देते, कभी वो क्या कहते हैं पंजाब हुकूमत में, और फिर जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जाहिल, अनपढ़। भाई आप ऑक्सफोर्ड से क्या पीएचडी करके आए हुए हो? लिंकन में आपके दरवाजे पे तस्वीर लगी हुई है। आप क्या हैं खुद? आपने क्या कहते हैं वो जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस मुकाबला होता है उसमें क्या गोल्ड मेडल लिया हुआ है? वोट तो सब ठीक है ना, मैं उतर आ रहा हूँ, क्या है मैं आ रहा हूँ। उनकी हैसियत इतनी है सेनेटर कैसे बने? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खैरात के अंदर सेनेटर बना दिया, ठीक है, तो वो बन गए। अदरवाइज वो शख्स जो एक वक्त पीटीआई के और इमरान साहब की गोद में बैठ के उनकी तारीफें करता था, फिर मुश्किल वक्त में उनका, आज वो नून लीग के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। आज वो जनाब मेरे लाख इख्तिलाफ हो, ठीक है, लेकिन उज़्मा बुखारी एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक उनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, पीपल्स पार्टी से लेकर आज तक, ठीक है ना, एक स्ट्रगल है, ठीक है। उनकी क्या, वावडा की क्या स्ट्रगल है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं। और फिर एक और चीज, आज मुझे एक बात का जवाब दें, कभी नजम सेठी साहब की चिड़िया उन्हें एक बता देती है कि जी कोई अस्करी वो गई, उन्होंने जाके इमरान खान को ब्रीफिंग दी, ये वो उन पे क्यों नहीं भाई आप क्या नाम है वो लगाते हैं, क्या नाम पैका? नहीं, उस वक्त भी ने कहा कि उनकी चिड़िया बीमार हो गई, नहीं बीमार हो गई है, वो बात ये नहीं, मैं बीमार तब्दील कर लें, मुझे नहीं चिड़िया करें भाई, क्यों तब्दील कर लें? आप अगर कोई आम आदमी बात करे तो आप उसके खिलाफ पैका एक्ट लगा दे, साबित करें ना वो ये बात कि जी हाँ उनको इमरान खान को दी गई ब्रीफिंग, जेल में जाके कौन मिला, कौन सी ताकतवर शख्सियत मिली इमरान खान को जाके जिसने ये सारा कुछ किया, ठीक है ना। ताजीरे से हम कमजोरों के लिए, माड़े ने लिए गए, ताकतवर ने लिए कुछ नहीं का। और वावडा ऑन पॉइंट जो हर दफा कभी सिस्टम की, कभी पार्लियामेंट की, कभी पार्लियामेंटेरियन की, कभी जुडिशरी की वो कर रहे होते, उनको कोई क्यों नहीं पूछता, उनसे कोई क्यों नहीं बात करता? मुझे आज़मा बुखारी से लाख इख्तिलाफ होंगे, लेकिन वो खातून है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, कनीजें ये वो, तो आप क्या है, दरबारी नहीं है? आप खुद दरबारी नहीं है जो आप किसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, खातून के लिए तो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने नहीं चाहिए, फिर वो चाहे आज़मा बुखारी साहिबा हो या मरियम नवाज साहिबा हो। क्या लगता है ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है? और ये वाडा साहब मतलब क्या जरूरत क्या पड़ी है? वाई ही जस्ट केम अप और एक टीवी पर बैठकर, जहां पता है कि इतनी फॉलोइंग है और लोग सुनेंगे, और उसके बाद इस चीज को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाएगा, कहलवाया गया है? देखिए जी, वाडा साहब की एक आदत बन गई है कि वो कभी किसी के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, कभी किसी के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। और बात दुरुस्त है कि वो कौन सी कोई पीएचडी करके या सीएसएस करके या कंपटीशन का एग्जाम पास करके वो सेनेटर बने हैं। इलेक्शन जीत के मांगे तांगे की एक सीट आपको मिली है और सारी पार्टीज ने एक एक आधा वोट देके आपको बना दिया। अब तो सबका मशकूर होना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में वो बात करते हैं ये वाकई, और खासकर खवातीन के हवाले से जब बात करते हैं तो ये इस पे सोचना चाहिए, और ये कोई तरीका नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी बात पता है क्या है कि मैं ओवरऑल कहता हूं कि सियासत, तमाम जो सियासी पार्टीज है करने के लिए और बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे काम है। ये आपस की लड़ाइयां जो है, ये पब्लिक वक्ती तौर पे कुछ लोग इसको एंजॉय तो करते हैं, लेकिन लेटर ऑन लोग कहते हैं कि यार ये क्या है, किस किस्म की संजीदा हल्के इसको पसंद नहीं करते। तो फैसल वाडा साहब हर कोई दूसरे चौथे महीने या दूसरे चौथे हफ्ते कोई नया कटा खोल देते हैं इसी तरह का। तो इस दफा भी उन्होंने जो बात की है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। या तो वो बात करें सॉलिड, और नजम सेठी साहब की बात हुई, बिल्कुल दुरुस्त है कि नजम सेठी साहब भी बात करते हैं एक हवा में, हाँ। और सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में। बिल्कुल ठीक है। कभी ये चिड़िया ने ये बता दिया, कभी चिड़िया ने वो बता दिया, कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, और कुछ सिर पैर नहीं होता। फिर उस पर कोई पैका एक्ट लगाएं ताकि पता चले, वो प्रूफ करे कि भाई सोर्स क्या था, ये ठीक। और फिर ये मतलब वावडा साहब आप कौन होते हैं मियां नवाशी साहब से पूछने वाले, जी आप क्या, आपने जहाज डिजाइन किया तो उसकी सीट ऐसे कैसे बड़ी बन गई, आपने क्या किया?
आपने तो कागज का जहाज भी नहीं बनाया, वो चले उन्होंने, उनका तो मुझे नहीं पता। आप अपना बता दें कि आपने इस जंग के दौरान कहाँ पे कितना लीड किया, लोगों को लेके गए, कहाँ कितने आपने वो ट्वीट किए, कितने आपने जंग में अपना हिस्सा डाला। सही है, ठीक है ना। अब हर बंदा जो है जंग के बाद वो या तो हीरो बनने लगता है या दूसरे को विलन बनाने लग जाता है। और असल में ये कि आखिर में ये तय होता है कि जनाब जनरल आसिम साहब जो हैं वो हीरो हैं इस जंग के, वो फील्ड मार्शल हैं, और जिसका जो ड्यू राइट जो हिस्सा है वो उसे मिल जाता है, इसको मिल जाता है। इसमें कोई है भी नहीं, मतलब ये तो हवाई फायरिंग है, बातें हैं। रियलिटी में जो ऑन ग्राउंड जो मौजूद थे, असल में तो क्रेडिट उनको जाता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बानी पीटीआई से आज बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है और अलीमा खानम जो है उन्होंने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी किया। उनकी मुलाकात तो अलबत्ता नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने मीडिया टॉक में जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि नून लीग से तो किसी सूरत बात नहीं करनी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करने के लिए मैं तैयार हूं। ये भी इमरान खान ने कहा है, अगर वो चाहते हैं तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। उनकी मीडिया टॉक जरा पहले सुने। चले, ये तो एक ओपन डील वाली बात हो गई ना राज साहब, कि अगर इमरान खान कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। ये तो एक ओपन इन्विटेशन हो गया। देखिए, ये अच्छी अप्रोच है। सियासतदानों के इख्तलाफात भी होते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, सुलह भी होती है, लेकिन जब मुल्क की बात होती है और मुल्क की सलामती की बात होती है, जंग की बात होती है, दुश्मन सर के ऊपर आके बैठा होता है, दुश्मन धमकियां दे रहा होता है, तो उस वक्त सियासतदानों को ऐसी ही बात करनी चाहिए। ये मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, सारे सियासतदानों को अपने इख्तलाफात बुला के और मिल के उस चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। बाकी मुल्क रहेगा, बाकी निज़ाम रहेगा, सब कुछ रहेगा, हर चीज रहेगी, तो फिर लड़ाइयां तो चलती रहती हैं, सुलह भी होती रहती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। बाकी नून लीग के साथ जाहिर उनकी रिजर्वेशन है। नून लीग ने पिछले जो 2 सालों में जो कुछ हुआ उस पे उनके एक अपने जज्बात हैं, अलीमा बीबी के भी अपने जज्बात हैं। मैं जाहिर उसको क्या कह सकता हूँ कि आप जरूर करें, लेकिन एक चीज की समझ नहीं मुझे आई कि जो बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी थी, अभी 2 दिन पहले की बात है कि इमरान खान ने कहा कि जी नून लीग के साथ मैं बात करने को तैयार हूं, और उन्होंने दावतनामा कबूल कर लिया। उस पे भी नून लीग की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गया। वो खबर क्या थी, कहां से लगवाई गई, क्यों लगवाई गई, लीडें लगी, सही है। और जिन्होंने खबरें लगाई उन्होंने उस पे, हमने तो जिंदगी में यही सीखा है कि जो जर्नलिस्ट होता है वो खबर गलत उसकी होती है तो उस पे माफी भी मांगता है, उस पे कभी कभार उसका छाप भी देता है कि जी मेरी खबर गलत थी हमारी। तो इतनी बड़ी बड़ी खबरें छाप के, लीडें छाप के, कोई पूछता ही नहीं, कोई उस पे बात ही नहीं करता कि आज एक इस तरह की बात है, लोगों की माइंड मेकिंग हो रही है, कल उस पे बात बिल्कुल उल्ट निकल आती है, कोई इस पे ना माजरत करता है ना खड़े होकर बात करता है। यही तो वजह है कि पूरे जो मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी का बेड़ा गर्क हो गया, तबाही बर्बादी हो गई है। सब लफाफा प्रोग्राम चल रहा है, कोई इधर से ले रहा है, कोई उधर से ले रहा है, कोई उधर से ले रहा है, और जहां से कोई बड़ा मिल जाता है तो वो उस तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि ये लोगों के माइंड के साथ खेलने वाली बात है, और मीडिया की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मीडिया बात कर रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि उसके मुखातिब कौन लोग हैं। सही है। टीवी पे बात आ रही है तो देखिए आपके पास एक लाइसेंस है, आप लोगों के बेडरूम तक घुस जाते हो, तो आप वो बात करो जो जेन्युइन और सही बात है। तो मुझे नहीं समझ आ रही, वो खबर मुझे हजम नहीं हो रही। ठीक है। पीटीआई कह रही जी हम तो बात करने को तैयार नहीं, नून लीग कहती जी हम तो बात करने को तैयार नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी खबरें भी लग गई। ले जी बात करने को तैयार नहीं है, इधर इमरान खान ने भी कह दिया है, वो खबर भी लगी थी, हमने डिस्कस किया था जियो पे सुपर लीड बन के इंसार अब्बासी साहब की। फिर ये सब मुआजरा क्या है, मतलब ये वेस्ट ऑफ टाइम है अवाम के लिए। अब वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो मैं बात करने को तैयार हूँ। अच्छा, पहले तो देखें, मैं जुल्फकार रात की एक बात की बिल्कुल सख्ती से तरदीद करूंगा कि सारे सहाफी लिफाफे नहीं होते। हाँ जी, हमारे सामने जुल्फकार रात की शक्ल में, तो मैं भी आता हूँ, आप भी नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, मेरे सामने जुल्फकार रात की शक्ल में क्रेडिबल सहाफी मौजूद है। सही है। जिसने सारी जिंदगी हक और सच का साथ दिया है, तो मैं तो ये बात नहीं मानता। बहुत शुक्रिया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनको तो वो सप्लीमेंट भी नहीं मिला था।
اشتہار لینے سے انکار کر دیا تھا. یہ دیکھیے مطلب اس سے زیادہ کیا ہم بات کریں. رانا صاحب یو مس دیٹ پوائنٹ. نہیں وہ تو میرا ایک دوست تھا وہ بھی کہہ رہا تھا, کہتا ہے وہ جلسے میں کہتا ہے میں عمران خان نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں بھی ادھر گل نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر برابری کی بات ہوتی ہے. آیا تھا لینے سے انکار کر دیا تو انہیں واپس کر دیا. انہیں کیا وجہ کی ہے, انہیں کیا چکر کی 3 دفعہ واپس کی تھا تو اینڈ تے پتا لگا پیسے کٹ سے زیادہ پیسے لے لیا پیسے واپس. کئی لوگ ایسے بھی کرتے. لیکن ذوالفقار راز نے پھر اس کی بڑی بےزتی کی تھی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. آپ کو تو پتہ ہی, آپ کے سامنے ہی تو بات ہے. باقاعدہ اس نے بھی ادھر تھے جہاد کیا تو اچھا. لیکن یہ کہ دیکھیں کیسی خوبصورتی ہے کہ وقت بار بار ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کتنا محب وطن آدمی ہے. وقت بار بار جو ہے گھوم کے آتا ہے اور کچھ لوگوں کے درمیان ایک مقابلہ کرتا ہے کہ کون کس وقت پہ کہاں کھڑا ہے اور کون کس وقت میں ریاست اور وطن کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان نے بار بار یہ ثابت کیا, پہلے بھی اس نے کہا کہ پاکستان بھی میرا, فوج بھی میری. آج بھی اس نے یہی کہا. آج بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے کوئی فائدہ. انہوں نے کہا مودی ایک زخمی سانپ ہے, وہ دوبارہ حملہ کرے گا. ٹھیک ہے, اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک فورس کے طور پہ کھڑے ہوں, اور میں تیار ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے کی. اس سے زیادہ پازیٹیو جیسچر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی پاکستان سے محبت کا کچھ ہو سکتا ہے؟ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ اس نے سب کچھ اپنا پاکستان کے نام کر دیا, اس کی جائیداد یہاں, اس کا سب کچھ یہاں پہ ہے. تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اگر عمران خان جیسا بندہ پاکستان کا کیس لڑے باہر تو پاکستان کا قد اور بڑھے گا. اور یہی موقع ہے کہ ہم وہ جو کہتے ہیں نا کہ آخری وہ کیا نام ہے مارنا, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, آخری کیل ٹھونکنا تابوت میں انڈیا کے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے اس کو اور علیمہ خان کے اس جیسچر کا جواب مجھے یقین ہے کہ پازیٹیو آئے گا. مطلب آپ کو لگتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ بات کر, نون لیگ سے تو کلیئر کٹ کہہ دیا کہ بات نہیں ہونی, اسٹیبلشمنٹ تو پہلے کہہ رہی ہے کہ ہم کیوں کسی سے بات کر. آئی مین بیک ڈور کیا ہو رہا ہے, بیک ڈور چینلز پہ یہ چلتے رہتے ہیں, بٹ آن دی فرنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں, ایٹ دی اینڈ ایونچولی ان کو حکومت سے ہی بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے تو میں تو اسے بات کو مانوں گا بالکل. ٹھیک ہے نا, میں تو تسلیم کروں گا کہ ایسے ہی ہے. لیکن پھر گورنمنٹ پولیٹیکل لیول پہ راستہ کیوں بند کر دینا؟ ایک سٹنگ حکومت ہے, آپ مانے یا نہ مانے, بٹ پرائم منسٹر. ایک جملہ سن لیں پھر آپ ذوالفقار کی طرف جائیے گا کہ حکومت اگر سنجیدہ ہو تو عمران خان جیسے شخص کا آج پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کے لیے وہاں عملہ پہنچا ہوا تھا. عمران خان کو اس چیئر پہ بٹھانا تھا جو جھوٹ اور سچ پکڑتی ہے. یہ آپ کا وہ ہے لیول. ایک ایسا شخص جیسے سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا تھا, ٹھیک ہے, آپ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پولیگرافک ٹیسٹ میں سے گزاریں گے؟ پھر بٹھا دیں باقیوں کو بھی, 8 فروری کے لیے بھی بٹھائیں, اور جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں بھی بٹھائیں. انہوں نے کہا قاضی صاحب کو بٹھائیں, راجہ اسکندر صاحب کو بٹھائیں. ٹھیک ہے, پھر بٹھائیں, بلائیں سب کو. ایک دفعہ قوم کو پھر سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ نظر آنا چاہیے. سب کو بٹھا دیں اس چیئر پہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل چہرے کس کا کیا ہے. میں اس بات کے حق میں ہوں. صحیح بات ہے. یہاں پر ہم نے جتنی آئی ٹی میں ترقی کر لیا, اب ہم پولیگرافک ٹیسٹ کو بھی چیٹ کر سکیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. ہم اس میں بھی سچ اور ذوالفقار بتا دیں, میں آپ کو بتاؤں گا پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا کیسے ہے. جی ٹھیک ہو گیا. راج صاحب, پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے عمران خان کو آج جیل کا عملہ لینے گیا تھا لیکن وہ نہیں آئے, انکار کر دیا. اتنے چھوٹے لیول پر جا کر کیا اتنے کیسز بنا لیا, اس کیسز میں ان کو گھسیٹتے رہے, یہ کیا اتنی چھوٹی حرکت کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر سے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں تو کسی سے اختلاف کرنا اور کسی کی دشمنی کرنے میں بھی ہم اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور سیاست میں یہ شامل ہے جو زورلائی کے خلاف بھینس چوری کا مقدمہ ہوا تھا. ابھی دیکھ لیں ابھی کیا کچھ ہو گیا پچھلے 2-4 سالوں میں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو دشمنی بھی اگر کسی کے ساتھ کرنی ہے, مخالفت بھی کرنی ہے, تو گریس کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ بڑا ایک عجیب و غریب بات ہے جو آپ پولیگراف کی بات کر رہی ہیں. یہ میں اس کے پروسیس کو تھوڑا میں بھی جانتا ہوں, تو یہ ایک انسلٹ کرنے کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس لیول پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور وقت تو اتنی تیزی سے گھومتا ہے, ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں. آج اب حکومت میں ہے, کل اپوزیشن میں ہے, اپوزیشن حکومت پہ ہے, تو اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اگلی حکومت ہی ہوتی ہے. چلو عمران خان ہی ہوگا, کوئی اور ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا, ویلکم کرے گی اسٹیبلشمنٹ ان کے ان بیان کو, آپ کو لگتا ہے؟
نہیں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں جسٹ فار دا ڈیفینیٹلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. کسی چیز کا بھی پولیٹیکل اس کا کوئی مطلب اوپنلی تو جواب نہیں دیتے نا, ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے بیان آ جائے یا پریس ریلیز آ جائے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں. پولیگرافک ٹیسٹ کروا کے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے. نہیں, یہ تو اس حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر اس طرح کر رہے ہیں کہ تو یہ تو انہیں سوچنا چاہیے. کتنی وائرز لگتی ہیں ویسے باڈی پہ؟ ایک چیئر ہوتی ہے, اس چیئر کے اوپر آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے, یہاں دل کی دھڑکن, آپ کے یہ وینز, آپ کی یہ, اور پھر وہ اس میں آپ سے سوال, اس میں آپ کو کیسے پسینہ آ گیا, کس سوال سے, دل کی دھڑکن کیا گئی, آپ بول کیا رہے ہیں, اندر کیا, وہ سارا چل رہا تھا. ہم نے ایک دفعہ وزٹ کیا تھا تو میرے ساتھ ایک میرے دوست صحافی تھے, تو میں کہا لو جی انو بٹھا لو تو جی تھی سچ آتے تو کلوا دو, کہتے میں مان جاؤں گا. تو وہ جو ان کے وہاں سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا جی آپ بات ٹھیک کہتے ہیں, صحافی سے سچ نکلوانا بہت مشکل کام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے. مینار پاکستان پہ چیئر رکھیں, ٹھیک ہے, اور اس ملک کو کس نے لوٹا, قومی خزانہ کس نے لوٹا, پاکستان کے وسائل کس نے لوٹے, اس پاکستان کے عدالتی نظام کا بیڑا غرق کس نے کیا, کس نے پاکستان کے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے چھوٹی حرکتیں کی, ٹھیک ہے, کس نے الیکشنوں کو سیبوٹاج کیا, سارا کچھ وہاں مینار پاکستان میں رکھ کے بلائے سارے سیاستدانوں کو اور کہیں جی آئے جاؤ باری باری ایک باری آ کے بیٹھ جاؤ. ہاں, اتنی جو عوام کی خدمت کا دل کر رہا ہے نا کہ ہم خدمت خلق کے لیے آئے ہیں اور عوام کی خدمت چاہیے ہے اور ہم تحریک چلائیں گے, تو پھر ریالٹی میں پتہ چل جائے گا کس کی انٹینشنز کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اللہ حافظ.